नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपसे लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 11 राजनीतिक विज्ञान चैप्टर 8 स्थानीय शासन पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। मुख्य बिंदु, सन 1993 में स्थानीय शासन की संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में बनने पर अनेक प्रांतों में ग्राम पंचायत बनाए गए। सन 1992 में संविधान के 73वें और 74वें संशोधन को संसद ने पारित किया। संविधान को 73वां संशोधन गांव के स्थानीय शासन से जुड़ा है। इसका संबंध पंचायती राज्य व्यवस्था की संस्थाओं से है। संविधान का 74वां संशोधन शहरी स्थानीय शासन नगरपालिका से जुड़ा है। सन 1993 में 73वां और 74वां संशोधन लागू हुआ। 1994 में पॉपुलर पार्टिसिपेशन लॉ जन भागीदारी कानून के तहत विकेंद्रीयकरण करके सत्ता स्थानीय स्तर को सौंपी गई। 74वें संशोधन में संविधान के 73वें संशोधन का दोहराव है, लेकिन यह संशोधन शहरी इलाकों से संबंधित है। भारत की जनसंख्या में 16.2% अनुसूचित जाति तथा 8.2% अनुसूचित जनजाति हैं। बोलीविया में 314 नगरपालिकाएं हैं। नगरपालिकाओं की अगुवाई जनता द्वारा निर्वाचित महापौर करते हैं। इन्हें भी कहा जाता है महापौर के साथ एक नगरपालिका परिषद कैबिल्डो होती है। स्थानीय स्तर के देशव्यापी चुनाव हर पाँच वर्ष पर होते हैं। 73वें संशोधन के अनुसार भारत के सभी प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा त्रिस्तरीय है। प्रश्न नंबर 1, भारत का संविधान ग्राम पंचायत को स्वयं शासन की इकाई के रूप में देखता है। नीचे कुछ स्थितियों का वर्णन किया गया है, इस पर विचार कीजिए तथा बताइए कि स्वयं शासन की इकाई बनने में क्रम में ग्राम पंचायत के लिए यह स्थितियां सहायक है या बाधक। क, प्रदेश की सरकार ने एक बड़ी कंपनी को विशाल इस्पात संयंत्र लगाने की अनुमति दी है। इस्पात संयंत्र लगाने से बहुत से गांवों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। दुष्प्रभाव की चपेट में आने वाले गांवों में से एक की ग्राम सभा ने यह प्रस्ताव पारित किया कि क्षेत्र में कोई भी बड़ा उद्योग लगाने से पहले ग्रामवासियों की राय ली जानी चाहिए और उनकी शिकायतों की सुनवाई होनी चाहिए। उत्तर, यह परिस्थिति ग्राम पंचायत में बाधक है क्योंकि यहाँ पर सरकार ने ग्राम पंचायत से परामर्श किए बिना एक बड़े इस्पात संयंत्र लगाने का फैसला किया है, वह जिससे ग्राम के गरीब लोगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सरकार का फैसला है कि उनके कुल खर्चे का 20% पंचायतों के माध्यम से व्यय होगा। उत्तर, यह परिस्थिति ग्राम पंचायत में बाधक है क्योंकि इससे ग्राम पंचायत पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। ग्राम पंचायत विद्यालय का भवन बनाने के लिए लगातार धन मांग रही है, लेकिन सरकारी अधिकारियों ने मांग को यह कहकर ठुकरा दिया है कि धन का आवंटन कुछ दूसरी योजनाओं के लिए हुआ है और धन को अलग मद में खर्च नहीं किया जा सकता। उत्तर, इस परिस्थिति में भी ग्राम पंचायत की स्कूल के लिए भवन निर्माण की मांग को ठुकरा दिया गया, जिससे ग्राम पंचायत की स्थिति कमजोर होती है। सरकार ने डूंगरपुर नामक ग्राम को 2 हिस्सों में बांट दिया और गांव के एक हिस्से को जमुना तथा दूसरे को सोहना नाम दिया है। अब डूगरपुर नामक गांव सरकारी खाते में मौजूद नहीं है। उत्तर, इस उदाहरण में ग्राम अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया गया है, अतः ग्राम पंचायत का अस्तित्व होगा ही नहीं। एक ग्राम पंचायत ने पाया कि उसके इलाके में पानी की स्रोत तेजी से कम हो रहे हैं। ग्राम पंचायत ने फैसला किया कि गांव के नौजवान श्रमदार करें और गांव के पुराने तालाब तथा कुएं को फिर से काम में आने लायक बनाएं। उत्तर, यह उदाहरण ग्राम पंचायत की प्रभाविकता और
प्राथमिकता है, जिससे पानी की कमी को दूर करने के लिए ग्राम के नौजवानों का सहयोग लेकर पुराने कुओं को कामयाब बनाने का प्रयास किया गया है। प्रश्न नंबर 2, मान लीजिए कि आपको किसी प्रदेश की तरफ से स्थानीय शासन की कोई योजना बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ग्राम पंचायत स्वयं शासन की इकाई के रूप में काम करे। इसके लिए आप उसे कौन सी शक्तियाँ देना चाहेंगे? ऐसी 5 शक्तियों का उल्लेख करें और प्रत्येक शक्ति के बारे में 2-2 पंक्तियों में यह भी बताएं कि ऐसा करना क्यों जरूरी है। उत्तर, ग्राम पंचायत के लिए उपभोक्ता योजना की सफलता के लिए निम्न शक्तियां प्रदान की गई हैं। नंबर 1, शिक्षा के विकास के क्षेत्र में अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा प्राप्ति के बाद ही नागरिक अपने अधिकारों व कर्तव्यों को जान सकेंगे तथा अपनी भागीदारी को निश्चित करेंगे। नंबर 2, स्वास्थ्य के विकास के क्षेत्र में ग्रामों में स्वास्थ्य शिक्षा का व स्वास्थ्य सुविधाओं का प्राय अभाव रहता है, अतः इस क्षेत्र में ग्राम पंचायत की अहम भूमिका अपेक्षित है। नंबर 3, कृषि के विकास के क्षेत्र में कृषि विकास ग्रामीण क्षेत्र की प्रमुख आवश्यकता है, क्योंकि ग्रामीण जीवन कृषि पर ही निर्भर करता है। ग्राम पंचायत व सरकार के बीच कड़ी है, अतः यह आवश्यक है कि इस क्षेत्र में ग्राम पंचायत को विशेष कार्य करने चाहिए। नंबर 4, पैदावार को बाजार तक ले जाने के बारे में जानकारी देना। ग्रामीणों को अपनी पैदावार को अक्सर ग्राम में ही बेचना पड़ता है, जिसके कारण उनको पैदावार का उचित लाभ नहीं मिल पाता, अतः यह आवश्यक है कि पैदावार सही समय पर बाजार में पहुंचाई जा सके। नंबर 5, पंचायतों के वित्तीय स्रोतों को इकट्ठा करना। ग्रामीणों की पंचायतों की वित्तीय स्थितियां अक्सर कमजोर रहती हैं, अतः ग्राम के सभी स्रोतों का समुचित उपयोग करना चाहिए। वह ग्राम पंचायत को सरकार से ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक धन लेना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए संविधान के 73वें संशोधन में आरक्षण के क्या प्रावधान हैं? इस प्रावधानों से ग्रामीण स्तर के नेतृत्व का खाका किस तरह बदला है? उत्तर, संविधान के 73वें संशोधन में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए व महिलाओं के लिए कुछ सीटों में से प्रत्येक वर्ग के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं। यह आरक्षण ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों व जिला परिषदों में सदस्यों व पदों में किया गया है। इस आरक्षण से महिलाओं की व अनुसूचित जाति के लोगों की स्थिति में सम्मानजनक परिवर्तन हुआ। प्रश्न नंबर 4, संविधान के 73वें संशोधन के पहले और संशोधन के बाद के स्थानीय शासन के बीच मुख्य भेद बताएं। उत्तर, संविधान के 73वें संशोधन से पहले और संशोधन के बाद के स्थानीय शासन के बीच मुख्य भेद। नंबर 1, 73वें संविधान संशोधन से पहले ग्राम पंचायतें सरकारी आदेशों के अनुसार गठित की जाती थी, परंतु 73वें संशोधन के बाद से इनका संवैधानिक आधार हो गया। इनकी रूपरेखा संविधान में लिखी गई है। नंबर 2, 73वें संविधान संशोधन से पहले इन संस्थाओं का चुनाव अप्रत्यक्ष हुआ करते थे, परंतु 73वें संशोधन के बाद यह चुनाव प्रत्यक्ष होते हैं। नंबर 3, 73वें संविधान संशोधन से पहले अनुसूचित जाति व महिलाओं के लिए स्थानों में आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, परंतु 73वें संशोधन के बाद महिलाओं व अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण दिया गया है। नंबर 4, पहले इन संस्थाओं के कार्यकाल अनिश्चित थे, परंतु अब निश्चित किए गए हैं। नंबर 5, 73वें संशोधन से पहले ये संस्थाएं आर्थिक रूप से कमजोर थी, परंतु अब आर्थिक रूप से मजबूत हैं। प्रश्न नंबर 5, नीचे लिखी बातचीत पढ़ें। इस बातचीत में जो मुद्दे उठाए गए हैं उनके बारे में अपना मत दो। 100 शब्दों में लिखें। आलोक, हमारे संविधान में स्त्री और पुरुष को बराबरी का दर्जा दिया गया है। स्थानीय निकायों में स्त्रियों को आरक्षण देने से सत्ता में उनकी बराबर की भागीदारी सुनिश्चित हुई है। नेहा, लेकिन महिलाओं का सिर्फ सत्ता के पद पर काबिज होना ही काफ़ी नहीं है। यह भी जरूरी है कि स्थानीय निकायों के बजट में महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान हो। गणेश, मुझे आरक्षण का यह गोरख धंधा पसंद नहीं। स्थानीय निकाय को चाहिए कि वह गांव के सभी लोगों का ख्याल रखे और ऐसा करने पर महिलाओं और उनके हितों की देखभाल अपने आप हो जाएंगे।
उत्तर, पिछले 55 वर्षों से स्थानीय संस्थाओं की कार्यशैली व ग्रामीण वातावरण के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि इन स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं का व अनुसूचित जाति के लोगों का इनकी संख्या का अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। अगर जो पर प्रतिनिधित्व था वह बहुत कम था। 73वें व 74वें संविधान संशोधन के आधार पर महिलाओं व अनुसूचित जाति के लोगों को ग्रामीण व शहरी स्थानीय संस्थाओं में प्रत्येक को कुल स्थानों का 1/3 आरक्षण दिया गया है, जिससे महिलाओं की व अनुसूचित जाति के सामाजिक व राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन आया है व इनमें एक विश्वास उत्पन्न हुआ। हाँ, क्योंकि इस आरक्षण से इन वर्गों की इन स्थानीय संस्थाओं में भागीदारी निश्चित हुई है। इससे महिला सशक्तिकरण को भी बल मिला है। स्थानीय संस्थाएं प्रशासन की इकाई हैं, इनको आर्थिक रूप से भी मजबूत बनाने की आवश्यकता है। इसके कोई स्थानीय स्रोतों का उपयोग के साथ साथ प्रांतीय सरकारों व केंद्र सरकारों को भी इन स्थानीय संस्थाओं की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। प्रश्न नंबर 6, 73वें संशोधन के प्रावधानों को पढ़ें। यह संशोधन निम्नलिखित सरकारों में से किससे ताल्लुक रखता है? क, पद से हटा दिए जाने का भय जन प्रतिनिधियों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाता है। ख, भूस्वामी सामंत और ताकतवर जातियों का स्थानीय निकायों में दबदबा रहता है। ग, ग्रामीण क्षेत्रों में निरक्षरता बहुत ज़्यादा है। निरक्षर लोग गांव के विकास के बारे में फैसला नहीं ले सकते। घ, प्रभावकारी साबित होने के लिए ग्राम पंचायतों के पास गांव की विकास योजना बनाने की शक्ति और संसाधन का होना जरूरी है। उत्तर, घ, प्रभावकारी साबित होने के लिए ग्राम पंचायतों के पास गांव की विकास योजना बनाने की शक्ति और संसाधन का होना जरूरी है। प्रश्न नंबर 7, नीचे स्थानीय शासन के पक्ष में कुछ तर्क दिए गए हैं। इन तर्कों को आप अपनी पसंद से वरीयता क्रम में सजाएं और बताएं कि किसी एक तर्क की अपेक्षा दूसरे को आपने ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों माना है। आपके जानते वैज्ञवत्सल गांव की ग्राम पंचायत का फैसला निम्नलिखित कारणों में से किस पर और कैसे आधारित था? क, सरकार स्थानीय समुदाय को शामिल कर अपनी परियोजना कम लागत में पूरी कर सकती है। ख, स्थानीय जनता द्वारा बनाई गई विकास योजना सरकारी अधिकारियों द्वारा बनाई गई विकास योजना से ज़्यादा स्वीकृति होती है। ग, लोग अपने इलाके की ज़रूरत, समस्याओं और प्राथमिकताओं को जानते हैं। सामुदायिक भागीदारी द्वारा उन्हें विचार विमर्श करके अपने जीवन के बारे में फैसला लेना चाहिए। घ, आम जनता के लिए अपने प्रदेश अथवा राष्ट्रीय विधायिका के जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर पाना मुश्किल होता है। उत्तर, उपरोक्त वरीयता क्रम निम्न होगा। नंबर 1, ग, 2, क, 3, ख, 4, घ। उपरोक्त के क्रम का तर्क। क, यदि परियोजना में स्थानीय लोग कम करेंगे तो उससे खर्च नहीं बढ़ेगा बल्कि कम होगा। नंबर 2, इसका तर्क यह है कि स्थानीय लोग अपनी समस्याओं और आवश्यकताओं व प्राथमिकताओं को बेहतर समझते हैं, इसलिए उनको अपने बारे में निर्णय स्वयं लेने का अवसर प्रदान करना चाहिए। ग, इसका तर्क यह है कि लोगों के द्वारा स्वयं से तैयार की गई योजनाएं उनके द्वारा जल्द स्वीकार कर ली जाएगी। घ, इसका तर्क यह है कि आम व्यक्तियों के लिए अपने जनप्रतिनिधियों से सीधा संपर्क करना मुश्किल होता है। वैज्ञवत्सल ग्राम की पंचायत की फैसला ग के उदाहरण व आधारित है, जिनमें यह व्यक्त किया गया है कि स्थानीय लोग अपनी समस्याओं, हितों व प्राथमिकताओं को बेहतर समझते हैं, अतः उनको अपने बारे में निर्णय लेने का स्वयं अधिकार प्रदान करना चाहिए। प्रश्न नंबर 8, आपके अनुसार निम्नलिखित में कौन सा विकेंद्रीयकरण का साधन है? शेष को विकेंद्रीयकरण के साधन के रूप में आप पर्याप्त विकल्प क्यों नहीं मानते? क, ग्राम पंचायत का चुनाव कराना। ख, गांव के निवासी खुद तय करें कि कौन सी नीति का और योजना ग्राम के लिए उपयोगी है। ग, ग्राम सभा की बैठक बुलाने की ताकत। घ, प्रदेश सरकार ने ग्रामीण विकास की एक योजना चला रही है। प्रखंड विकास अधिकारी बीडीओ ग्राम पंचायत के सामने एक रिपोर्ट पेश करता है कि इस योजना में कहां तक प्रगति हुई है। उत्तर, ख, खंड के शक्तियों के विकेंद्रीयकरण की स्थिति है, जिनमें ग्राम के लोग स्वयं यह तय करते हैं कि कौन से परियोजना उनके लिए उपयोगी है। अन्य उदाहरणों में विकेंद्रीयकरण की स्थिति निम्न कारणों से प्रतीत नहीं होती।
क यह ग्राम पंचायत की चुनाव से संबंधित है। ग यह ग्राम सभा के बैठक को बुलाने की स्थिति है। घ मैं बीडीओ से प्रोजेक्ट के बारे में प्रगति रिपोर्ट मांगी है। अतः इन तर्कों के आधार पर हम कह सकते हैं कि इनके विकेंद्रीयकरण की स्थिति नहीं है, जो कि ख में है। प्रश्न नंबर 9, दिल्ली विश्वविद्यालय का एक छात्रा प्राथमिक शिक्षा के निर्णय लेने में विकेंद्रीयकरण की भूमिका का अध्ययन करना चाहता था। उसने ग्रामवासियों से कुछ सवाल पूछे। यह सवाल नीचे लिखे गए। यदि गांववासियों में आप शामिल होते तो निम्नलिखित प्रश्नों की क्या उत्तर देते? गांव का हर बालक बालिका विद्यालय जाए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कौन से कदम उठाए जाने चाहिए? इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ग्राम सभा की बैठक बुलाई जानी है। क बैठक के लिए उचित दिन कौन सा होगा, इसका फैसला आप कैसे करेंगे? सोचिए कि आपके चुने हुए दिन में कौन बैठक में आ सकता है और कौन नहीं। प्रखंड विकास अधिकारी अथवा कलेक्टर द्वारा तय किया हुआ कोई दिन। ब गांव का बाजार जिस दिन लगता है। स रविवार, द नागपंचमी, संक्रांति। ख बैठक के लिए उचित स्थान क्या होगा, कारण भी बताएं। जिला कलेक्टर के परिपत्र में बताई गई जगह। ब गांव का कोई धार्मिक स्थान। स दलित मोहल्ला। द उचित जाति के लोगों का टोला। ध गांव का स्कूल। ग गांव सभा की बैठक में ग्राम सभा की बैठक में पहले जिला समाहर्ता कलेक्टर द्वारा भेजा गया परिपत्र पढ़ा गया। परिपत्र में बताया गया कि शैक्षिक से रैली को आयोजित करने के लिए क्या कदम उठाए जाएं और रैली किस रास्ते होकर गुजरे। बैठक में उन बच्चों के बारे में चर्चा नहीं हुई जो कभी स्कूल नहीं आते। बैठक में बालिकाओं की शिक्षा के बारे में, विद्यालय भवन की दशा के बारे में और विद्यालय के खुलने बंद होने के समय के बारे में भी चर्चा नहीं हुई। बैठक रविवार के दिन हुई, इसलिए कोई महिला शिक्षक इस बैठक में नहीं आ सकी। अतिरिक्त प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, स्थानीय शासन से क्या अभिप्राय है तथा यह किस प्रकार से आम नागरिकों को फायदा पहुंचाता है? उत्तर, गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। स्थानीय शासन आम आदमी के सबसे नज़दीक का शासन है। स्थानीय शासन का विषय है आम नागरिक की समस्याएं और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी। स्थानीय शासन की मान्यता है कि स्थानीय ज्ञान और स्थानीय हित लोकतांत्रिक फैसला लेने के अनिवार्य घटक हैं। कारगर और जनहितकारी प्रशासन व के लिए भी यह जरूरी है। स्थानीय शासन का फायदा यह है कि यह लोगों के सबसे नज़दीक होता है और इस कारण उनकी समस्याओं का समाधान बहुत तेजी से तथा कम खर्च जीरो से हो जाता है। प्रश्न नंबर 2, भारत में स्थानीय शासन का विकास कैसे हुआ और हमारे संविधान में इसके बारे में क्या कहा गया है? उत्तर, स्थानीय शासन वेफ निर्वाचित निकाय सन 1882 के बाद अस्तित्व में आए। उस वक्त लॉर्ड रिपन भारत का वायसराय था। उसने इन निकायों को बनाने की दिशा में पहल कदमी की। उस वक्त इसे मुकामी बोर्ड कहा जाता था। बहरहाल इस दिशा में प्रगति बड़ी धीमी गति से हो रही थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरकार से मांग की किसी भी स्थानीय बोर्ड को ज़्यादा कारगर बनाने के लिए वह जरूरी कदम उठाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बनने पर अनेक प्रांतों में ग्राम पंचायत बने। सन 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद भी वह प्रवृत्ति जारी रही। जब संविधान बना तो स्थानीय शासन का विषय प्रदेशों को सौंप दिया गया। संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी इनकी चर्चा है। इनमें कहा गया है कि देश की हर सरकार अपनी नीति में इसे एक निर्देशक तत्व मानकर चले। प्रश्न नंबर 3, संविधान के 73वें और 74वें संशोधन और संसद में कब पारित किया गया था? यह किस शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ है? उत्तर, सन 1992 में संविधान की 73वें और 74वें संशोधन को संसद ने पारित किया। संविधान का 73वां संशोधन गांव के स्थानीय शासन से जुड़ा है। इसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था की संस्थाओं से है। संविधान का 74वां संशोधन शहरी स्थानीय शासन नगर पालिका से जुड़ा है। सन 1993 में 73वां और 74वां संशोधन लागू हुआ। प्रश्न नंबर 4,
73वें संशोधन के कारण पंचायती राज व्यवस्था में आए बदलावों का वर्णन कीजिए। उत्तर, 73वें संशोधन के कारण पंचायती राज व्यवस्था में आए बदलावों का वर्णन निम्न है। त्रिस्तरीय बनावट, सभी प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा त्रिस्तरीय है। पहली पायदान पर ग्राम पंचायत आती है। ग्राम पंचायत के दायरे में एक अथवा एक से ज़्यादा गांव होते हैं। बीच का पायदान मंडल का है, जिसे प्रखंड या तालुका भी कहा जाता है। इस पायदान का कायम स्थानीय शासन के निकाय को मंडल या तालुका पंचायत कहा जाता है। जो प्रदेश आकार में छोटे हैं, वहाँ मंडल या तालुका पंचायत यानी मध्यवर्ती स्तर को बनाने की जरूरत नहीं। सबसे ऊपर वाले पायदान पर जिला पंचायत का स्थान है। इसके दायरे मंजिले का पूरा ग्रामीण इलाका आता है। संविधान के 73वें संशोधन में इस बात का भी प्रावधान है कि ग्राम सभा अनिवार्य रूप से बनाई जानी चाहिए। पंचायती हलके में मतदाता के रूप में दर्ज हर वयस्क व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होता है। ग्राम सभा की भूमिका और कार्य का फैसला प्रदेश के कानूनों से होता है। चुनाव, पंचायती राज्य संस्थाओं के तीनों स्तर के चुनाव सीधे जनता करती है। हर पंचायती निकाय की अवधि 5 साल की होती है। यह प्रदेश की सरकार 5 साल पूरे होने से पहले पंचायत को भंग करती है तो इसके 6 माह के अंदर नए चुनाव हो जाने चाहिए। निर्वाचित स्थानीय निकायों के अतिरिक्त को सुनिश्चित रखने वाला यह महत्वपूर्ण प्रावधान है। संविधान के 73वें संशोधन से पहले कई प्रदेशों में जिला पंचायती निकायों के चुनाव अप्रत्यक्ष रीति के होते थे और पंचायत स्थानों को भंग करने के बाद तत्काल चुनाव कराने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था। आरक्षण, सभी पंचायती संस्थाओं में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। तीनों स्तर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सीट में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था अनुसूचित जाति जनजाति जनसंख्या के अनुपात में की गई है। यदि प्रदेश की सरकार जरूरी समझे तो वह अन्य पिछड़ा वर्ग को भी सीट में आरक्षण दे सकती है। यह आरक्षण पंचायत के मात्र साधारण सदस्यों की सीट तक सीमित नहीं है। तीनों ही स्तर पर अध्यक्ष पद का आरक्षण दिया गया है। इसके अतिरिक्त सिर्फ सामान्य श्रेणी की सीटों पर ही महिलाओं को 1/3 आरक्षण नहीं दिया गया है, बल्कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट पर भी महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था है। प्रश्न नंबर 5, शहरी इलाका किसे कहते हैं? उत्तर, भारत की जनगणना में शहरी इलाके की परिभाषा करते हुए जरूरी माना गया है कि ऐसे इलाकों में कम से कम 5,000 की संख्या हो। इस इलाके में कामकाजी पुरुषों में कम से कम 75% खेतीबाड़ी के काम से अलग माने जाने वाले पेशे में हो। जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। प्रश्न नंबर 6, ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान का वर्णन कीजिए। उत्तर, पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान के कारण स्थानीय निकायों में महिलाओं की भारी संख्या में मौजूदगी सुनिश्चित हुई है। आरक्षण का प्रावधान अध्यक्ष और सरपंच जैसे पद के लिए भी है। इस कारण निर्वाचित महिला जन प्रतिनिधियों की एक बड़ी संख्या अध्यक्ष और सरपंच जैसे पदों पर आसीन हुई हैं। आज कम से कम 200 महिलाएं जिला पंचायतों की अध्यक्ष हैं। 2000 महिलाएं प्रखंड अथवा तालुका पंचायत की अध्यक्ष हैं और ग्राम पंचायतों में महिला सरपंच की संख्या 80,000 से ज़्यादा है। नगर निगमों में 30 महिलाएं मेयर महापौर है। नगर पालिकाओं में 500 से ज़्यादा महिलाएं अध्यक्ष पद पर आसीन है। लगभग 650 नगर पंचायतों की प्रधानी महिलाओं के हाथ में है। संसाधनों पर अपने निर्णय की दावेदारी करने महिलाओं ने ज़्यादा शक्ति और आत्मविश्वास अर्जित किया है। प्रश्न नंबर 7, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण को संविधान संशोधन ने ही अनिवार्य बना दिया था। कैसे? वर्णन कीजिए। उत्तर, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण को संविधान संशोधन ने ही अनिवार्य बना दिया था। इसके साथ ही अधिकांश प्रदेशों ने पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान बनाया है। भारत की जनसंख्या में 16.2% अनुसूचित जाति तथा 8.2% अनुसूचित जनजाति हैं। स्थानीय शासन में शहरी और ग्रामीण संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों में इन समुदायों के सदस्यों की संख्या लगभग 6.6 लाख है। इससे स्थानीय निकायों की सामाजिक बुनावट में भारी बदलाव आए हैं। यह निकाय जिस सामाजिक सच्चाई के बीच काम कर रहे हैं, अब उस सच्चाई की
नुमाइंदगी इन निकायों के जरिए ज़्यादा हो रही है। प्रश्न नंबर 8, 73वें और 74वें संशोधन ने देश भर की पंचायत राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं की संस्थाओं की बनावट को एक सा किया है। कैसे वर्णन कीजिए? उत्तर, ग्रामीण भारत में जिला पंचायतों की संख्या करीब 500, मध्यवर्ती अथवा प्रखंड स्तरीय पंचायत की संख्या 6000 तक, ग्राम पंचायतों की संख्या 2,50,000 है। शहरी भारत में सबसे ज़्यादा नगर निगम 1400 नगर पालिका तथा 2000 नगर पंचायत मौजूद है। हर 5 वर्ष पर इन निकायों के लिए 32 लाख सदस्यों का निर्वाचन होता है। यदि प्रदेशों की विधानसभा तथा संसद को एक साथ रखकर देखें तो भी इनमें निर्वाचित जन प्रतिनिधियों की संख्या 5000 से कम बैठती है। स्थानीय निकायों के चुनाव के कारण निर्वाचित जन प्रतिनिधियों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। प्रश्न नंबर 9, 73वें संशोधन के कारण पंचायती राज व्यवस्था के आरक्षण में आए बदलावों का वर्णन कीजिए। उत्तर, सभी पंचायती संस्थाओं में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। तीनों स्तर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीट में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में की गई है। यदि प्रदेश की सरकार जरूरी समझे तो वह अन्य पिछड़ा वर्ग को भी सीट में आरक्षण दे सकती है। यह आरक्षण पंचायत के मात्र साधारण सदस्यों की सीट तक सीमित नहीं है। तीनों ही स्तर पर अध्यक्ष पद तक आरक्षण दिया गया है। इसके अतिरिक्त सिर्फ सामान्य श्रेणी की सीटों पर ही महिलाओं को 1/3 आरक्षण नहीं दिया गया, बल्कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट पर भी महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था है। प्रश्न नंबर 10, 73वें संशोधन के अनुसार भारत के सभी प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा किस प्रकार का है? उत्तर, 73वें संशोधन के अनुसार भारत के सभी प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा त्रिस्तरीय है। पहली पायदान पर ग्राम पंचायत आती है। ग्राम पंचायत के दायरे में एक अथवा एक से ज़्यादा गांव होते हैं। बीच का पायदान मंडल का है, जिसे प्रखंड या तालुका भी कहा जाता है। इस पायदान पर कायम स्थानीय शासन के निकाय को मंडल या तालुका पंचायत कहा जाता है। जो प्रदेश आकार में छोटे हैं वहाँ मंडल या तालुका पंचायत यानी मध्यवर्ती स्तर को बनाने की जरूरत नहीं है। सबसे ऊपर वाले पायदान पर जिला पंचायत का स्थान है। इसके दायरे में जिले का पूरा ग्रामीण इलाका आता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।